नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में आज फिर से हाजिर हैं। तो जैसा कि पता है कि आप लोगों के इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के माध्यम से पिछले समय में जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से उन खबरों को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है। किसी कारणवश कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आउट ऑफ स्टेशन था मैं, लेकिन आज जो है आ चुके हैं फिर से इसी चैनल पर और इसी डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। आप लोग चिंता न कीजिएगा, ये दोनों प्रोग्राम जो है दोनों दिन का जो करंट अफेयर है वो कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा समय न गवाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह परियोजना गौरी गंगा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर बताते चलें कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अभी उत्तराखंड में सिरकरी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सलाहकार समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, इसलिए यह चर्चा में है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो चर्चा का कारण क्या है? तो हाल ही में उत्तराखंड में सिरकरी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सलाहकार समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रारंभिक या सशर्त समझौता मिल गई है। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो यह परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 120 मेगावाट रखने की योजना है और एफएसी ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह स्थल किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जिससे न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान सुनिश्चित होता है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 529 मिलियन यूनिट स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है। इस उत्पादन से स्थानीय ऊर्जा मांग को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी और उत्तराखंड की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो यह परियोजना निर्माण चरण के दौरान अस्थायी रोजगार तथा परिचालन के बाद स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। वन सलाहकार समिति के बारे में बात करें जिसके तहत जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे अनुमति दी है। तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया है, उसके द्वारा किया गया है। एफएसी उन औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनके कार्यकलापों के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है। समिति किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर सकती है या नहीं भी कर सकती है तथा कुछ शर्तें लगाने के बाद वन भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति भी दे सकती है। अब हम लोग गौरी गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गौरी गंगा नदी, जिसे गौरी गंगा या गौरी गाड़ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की मनुष्यारी तहसील से होकर के बहती है। यह नदी नंदा देवी के उत्तर पूर्व में स्थित मिलम ग्लेशियर से निकलती है। तो मिलम ग्लेशियर याद रखिएगा, ठीक है। और जौल जीबी में काली नदी में मिलने से पहले लगभग 104 किलोमीटर का सफर तय करती है। एक महत्वपूर्ण सहायक नदी इसकी गोंगाधारा ग्लेशियर के थूथन से सिर्फ 1 किलोमीटर नीचे मीमल गांव के पास गौरी गंगा में मिलती है।
नदी घाटी कई ग्लेशियरों और नदियों के लिए जल निकासी बेसिन के रूप में कार्य करती है, जो नंदा देवी अभयारण्य के पूर्वी ढलानों और पंचाचूली राजरंबा तथा चौधारा पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। अन्य प्रमुख सहायक धाराओं में रालम गाड़, प्यूसानी गैदरा और काला बालंद बुर्फ काल गंगा ग्लेशियर प्रणाली शामिल है, जो पूर्व की ओर से गौरी गंगा में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए को संपादित करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में डीएनए को जोड़ना, हटाना या बदलना शामिल है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो अभी वर्तमान में क्या है कि भारत के द्वारा जो है क्या हुआ कि पहली बार जीन एडिटिंग का प्रयोग करके एक भेड़ तैयार किया गया है। तो शेर कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, वहाँ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ये सफलता हासिल की है। तो इसलिए यह प्रमुख रूप से चर्चा में है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सही ही पूछ रहा है, इसलिए दोनों सही हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में शेर कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। बता दें कि 4 साल के शोध के बाद यह जीन एडिटेड भेड़ तैयार हुई है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। जीन एडिटेड भेड़ के बारे में बात करें तो जीन एडिटेड भेड़ की मांसपेशियों में लगभग 30% की वृद्धि देखी गई। बता दें कि यह विशेषता भारतीय भेड़ों की नस्लों में स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित है, लेकिन टेक्सेल जैसे चुनिंदा यूरोपीय नस्लों में पाई जाती है। इस जीन एडिटेड भेड़ में कोई विदेशी डीएनए नहीं है, जिससे यह ट्रांसजेनिक जीवों से अलग हो जाता है। इस जीन एडिटेड भेड़ के विकास में क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया गया है। जीन एडिटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए को संपादित करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में डीएनए को जोड़ना, हटाना या बदलना शामिल है। यह तकनीक विभिन्न जीवों में जैसे कि पौधों, जानवरों और मनुष्यों में जीन को बदल सकती है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है और इसका उपयोग बीमारियों के इलाज, खाद्य सुरक्षा में सुधार और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो केंद्रक होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसमें जीन उपस्थित होता है। तो जीन ही जो है आनुवंशिक गुणों को धारण करता है और उसी को बदल करके हम जो है इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए जिस भी जीन को बदलना हो वो हम बदल सकते हैं। तो जीन एडिटिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्रिस्पर के बारे में देख लेते हैं। तो क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शार्ट पैंगोड्रोमिक रिपीट्स ये पूरा नाम है इसका का संक्षिप्त रूप है। यह बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में पाया जाने वाला एक प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमलावर वायरस से लड़ता है। यह एक जीन संपादित तकनीक है जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति बनाती है। इसमें आमतौर पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से एक नए जीन को शामिल किया जाता है या मौजूदा जीन को दबा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 27 मई और ऑप्शन डी 28 मई। तो ये जो है 28 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से वास नामक एक संस्था है वो जो है प्रमुख रूप से इसमें कार्य करती है। तो महिलाओं में कौन कौन से, जब आप भारतीय समाज पढ़ते हैं तो उस समय महिलाओं में देखते होंगे किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। और अभी भी जो है
जो विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है, वो मानते हैं कि जो अभी भी जो उन्हें स्वच्छता संबंधी उपाय अपनाने चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो उनके लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस बुधवार 28 मई 2025 को मनाया गया और इस बार जो है थीम क्या रही, तो पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड थीम के तहत मनाया जा रहा है, जहां पर हर किसी को मासिक धर्म संबंधी शिक्षा और स्वच्छता संसाधनों तक पहुंच होगी। तो मासिक धर्म स्वच्छता महिलाओं और किशोरियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। किसी भी दिन दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं। कुल मिलाकर अनुमान है कि 500 मिलियन महिलाओं के पास मासिक धर्म उत्पादों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। अपने मासिक धर्म को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को पानी, स्वच्छता सुविधाओं, सस्ती और उचित मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री, अच्छे अभ्यासों की जानकारी और एक सहायक वातावरण तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जहां वे बिना किसी शर्मिंदगी या कलंक के मासिक धर्म का प्रबंधन कर सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम 2012 के अनुसार मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। महिलाएं और किशोरियां मासिक धर्म के रक्त को सोखने या इकट्ठा करने के लिए स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन सामग्री का उपयोग कर रही हैं, जिसे आवश्यकतानुसार एकांत में बदला जा सकता है। आवश्यकतानुसार शरीर को धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग किया जा सकता है और उपयोग की गई मासिक धर्म प्रबंधन सामग्री के निपटान के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सुविधाओं तक उनकी पहुंच है। वे मासिक धर्म चक्र से जुड़े बुनियादी तथ्यों को समझती हैं और इसे गरिमा के साथ और बिना किसी असुविधा या डर के कैसे प्रबंधित किया जाए यह जानती हैं। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में छपने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था और इसकी याद में ही यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, वह कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है और भारत में जो है सर्वप्रथम उदंड मार्तंड जो है ये छपा था। हिंदी का पेपर था, समाचार पत्र था और इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड की स्मृति में मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला फंस रहा है। जो 30 मई 1926 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए यह 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस भारत में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, योगदान और चुनौतियों को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो स्थापना 30 मई 1826 में हुई थी। संस्थापक इसके कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल काशी के निवासी थे, मतलब काशी के रहने वाले थे। उन्होंने शुरू किया था। प्रकाशन स्थल कोलकाता, तब कलकत्ता था और माध्यम साप्ताहिक हिंदी पत्र था। इसका उद्देश्य क्या था, तो हिंदी भाषी जनता को उनकी भाषा में समाचार और सूचना प्रदान करना था।
ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में छपने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था। इसने भारतीय समाज में हिंदी को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श के माध्यम के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। हालांकि इसे वित्तीय कठिनाइयों और ब्रिटिश सरकार की उदासीनता के कारण कुछ ही समय में बंद करना पड़ा। हिंदी पत्रकारिता का योगदान क्या रहा, तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराड़कर जैसे पत्रकारों ने जन चेतना जगाई। भारतीय भाषाओं में राष्ट्रवाद का प्रसार यानी हिंदी पत्रकारिता ने जन जन तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाई, और उसी के माध्यम से जो है, आज के समय में मोबाइल का ज़माना तो था ही नहीं, तो ऐसे समय में समाचार पत्र ही माध्यम हुआ करता था सूचना पहुंचाने का। और उन्होंने जब आज़ादी का जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तो हिंदी पत्रकारिता ने जन जन तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाई थी। लोकतंत्र की रक्षा यानी प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, और हिंदी पत्रकारिता ने इसे भूमिका को बखूबी निभाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो गिग कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एवं होगा, कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मोटे तौर पर प्लेटफार्म जैसे जोमेटो और गैर प्लेटफार्म आधारित वर्कर्स में वर्गीकृत किया गया है गिग वर्कर को। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नीति आयोग के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी। इसके 2029-30 तक बढ़कर के 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, गिग वर्कर्स उन्हें क्यों कहते हैं जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, ज़्यादातर जोमेटो, स्विगी और जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उसमें आते हैं। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य में रहते हैं वो रहते हैं। तो अभी जो है कर्नाटक सरकार ने प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स यानी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया है, इसीलिए यह चर्चा में है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, तो कर्नाटक सरकार ने प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया है। अध्यादेश का उद्देश्य गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए मौजूदा खामियों को दूर करना है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग वर्कर्स को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर किसी व्यवस्था में काम करता है। पारंपरिक नियोक्ता मतलब कि जिसका कोई ऑफिस हो और वो एम्प्लॉय डिप्यूट करे और उसको बाकायदे सैलरी दे, उसका पीएफ कटाए, ठीक है, उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं दे, ठीक है, अलाउंस दे, तो वो पारंपरिक में आते हैं और उनके नियम कानून सख्त होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर निकाले नहीं जाते हैं, जॉब की सिक्योरिटी रहती है। लेकिन ये गिग वर्कर्स जो हैं पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर किसी व्यवस्था में काम करते हैं, यानी इसके इतर जो भी व्यवस्था है उसमें काम करते हैं। उन्हें मोटे तौर पर प्लेटफार्म जैसे जोमेटो और गैर प्लेटफार्म आधारित वर्कर्स में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक सरकार ने प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स अध्यादेश 2025 जारी किया है, यानी जोमेटो, स्विगी और इन सब में जो ऐप के माध्यम से, ठीक है, या वेबसाइट के माध्यम से गिग वर्कर्स के रूप में आते हैं, उन्हें उनके लिए अध्यादेश जारी किया है। नीति आयोग के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी। इसके 2029-30 तक बढ़ करके 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है। तो जब आप मेंस लिखें तो इसको आप कोट कर सकते हैं गिग वर्कर्स से संबंधित, और इसीलिए इनकी सामाजिक सुरक्षा जो है ज़रूरी हो जाती है। चलिए अध्यादेश की मुख्य विशेषताओं की बात करें
तो कल्याण बोर्ड, राज्य स्तर पर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कल्याण शुल्क यानी जोमेटो, ओला, स्विगी, अमेजन जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर के साथ किए गए प्रत्येक लेन देन पर 1 से 5% तक कल्याण शुल्क का भुगतान करेंगे। कल्याण शुल्क कल्याण कोष में जमा किया जाएगा, जिसमें वर्कर्स का योगदान और सरकारी अनुदान भी शामिल होगा। यानी एक तरीके से सीपीएफ की तरह कार्य करेगा, लेकिन पूर्णतः रूप से अभी नहीं कह सकते सीपीएफ की तरह। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह वर्कर्स की अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी अनुचित तरीके से आप उसे हटा नहीं सकते। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स पर वैध विशिष्ट आईडी तथा प्लेटफॉर्म्स द्वारा तैनात स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों के संबंध में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं? तो सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, एल्गोरिदम प्रबंधन की चुनौतियां हैं, नौकरी की अनिश्चित प्रकृति है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। ये सब प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत में गिग वर्कर्स के लिए की गई अन्य पहलों की बात करें तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 पारित किया था। झारखंड ने 2024 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया था। अगस्त असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। इसमें गिग वर्कर्स भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर सेवा संगठन यानी कमान नियंत्रण और अनुशासन नियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के लिए अंतर सेवा संगठन नियम 2025 लागू किया गया है। तो ये नियम अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों में कमान और नियंत्रण की प्रभावशीलता को बढ़ाना है तथा कुशल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना है। इससे सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता मजबूत होगी। यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन। तो अंतर सेवा संगठन नियम की बात करें तो सरकार ने अंतर सेवा संगठन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों में कमान और नियंत्रण की प्रभावशीलता को बढ़ाना है तथा कुशल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना है। इससे सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता मजबूत होगी। ये नियम आईएसओ के प्रमुखों को और अधिक अधिकार प्रदान करते हैं। इससे अधिकारी अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटारा कर सकेंगे और प्रक्रियाओं में किसी भी तरह के दोहराव से बच सकेंगे। प्रमुख नियमों के बारे में बात करें तो इसमें कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो संयुक्त सेवा कमान यानी जेएससी के कमांडर इन चीफ, अंतर सेवा प्रतिष्ठान के ऑफिसर इन कमांड और अंतर सेवा इकाई के कमांडिंग ऑफिसर के पास आईएसओ से जुड़े कार्मिक पर सभी अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक शक्तियां होंगी। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड या कमांडिंग ऑफिसर की शक्तियों से संबंधित सभी अवशिष्ट मामले केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। आईएसओ यानी कमांड नियंत्रण और अनुशासन की बात करें तो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो आईएसओ का गठन केंद्रीय सरकार कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड की अध्यक्षता में एक आईएसओ का गठन कर सकती है, जिसमें एक संयुक्त सेवा कमान भी शामिल है। इसमें तीनों सेवाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना में से कम 2 के कार्मिक होंगे। आईएसओ का प्रबंधन केंद्र सरकार में निहित है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या लोकहित के आधार पर निर्देश जारी कर सकती है। कमांडिंग ऑफिसर, यह अधिनियम एक
कमांडिंग ऑफिसर के लिए प्रावधान करता है, जो किसी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की कमान जो है संभालेगा। भारत में ISOS की बात करें तो अंडमान और निकोबार कमान मतलब 5 हैं। तो भारत में जो ISOS हैं वो 5 हैं मुख्य रूप से। तो पहला है अंडमान और निकोबार कमान, दूसरा सामरिक बल कमान यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, तीसरा है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी, चौथा है रक्षा साइबर एजेंसी यानी डिफेंस साइबर एजेंसी, और संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यानी ज्वाइंट ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट। इसके अंतर्गत 3 आते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नेशनल डिफेंस कॉलेज, और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज यानी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। ये सब प्रमुख संस्थान है जो प्रशिक्षण का कार्य करती हैं और कमान संभालती हैं। भारत हाल ही में, अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं, तो हाल ही में 7 समिट्स चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय का नाम क्या है? तो राज कार्तिकेय, विश्वनाथ कार्तिकेय, पदकंती, अजय विश्वनाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकंती हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती 16 वर्ष की उम्र में 7 समिट्स चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट यानी 8,848 मीटर पर चढ़ाई करके यह चुनौती पूरी की है। 7 समिट्स में उन्होंने निम्नलिखित पर्वतों पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट जो एशिया में अवस्थित है, ओकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका में है, डेनाली यानी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, माउंट मैकिनले, और किलिमंजारो अफ्रीका में अवस्थित है, वहाँ पर गए। एल्ब्रुस यानी यूरोप में, और विंसन मैसिफ यानी अंटार्कटिका में, और कोसियुस को ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, इस पर भी इन्होंने चढ़ाई की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR में कौन से सूक्ष्मजीव प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं? तो बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग बात करें व्याख्या की। तो नेफिथ्रोमाइसिन, मिकनाफ और भारत में AMR के विरुद्ध पहल। भारत में 30 वर्षों में पहली बार एक स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया गया है। इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत में दवा क्षेत्र की स्वतंत्र अनुसंधान क्षमता और स्वदेशी समाधान की ओर संकेत करता है। हालांकि AMR संकट बहुत व्यापक है और इसके लिए लगातार प्रयासों और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR क्या है और यह कितना गंभीर है? तो जब सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, वायरस और कवक परजीवी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं तो उसे AMR कहते हैं। यानी आपके शरीर में क्या होता है? एंटीबॉडी, और जो बाहर से आता है वो होता है एंटीजन। तो जो भी कवक, बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवी हैं, एंटीजन जब डेवलप कर ले, ठीक है, एंटीबॉडी जब डेवलप कर ले तो क्या होता है? वहाँ पर उसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहते हैं। इसका अर्थ है सामान्य उपचार जैसे एंटीबायोटिक और एंटीवायरल असरदार नहीं रहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को प्रायः सुपरबग्स कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में शामिल किया है। तो दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना ही AMR कहलाता है, और यहाँ पर AMR को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में शामिल किया है। तो ये आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। 2019 में
IHME यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.97 लाख मौतें AMR के कारण हुई हैं। वैश्विक स्तर पर यह संख्या 1.27 मिलियन यानी 12.7 लाख थी। द लैंसेट के अनुसार यदि इसे रोका न गया तो 2050 तक AMR के कारण 1.91 मिलियन प्रतिशत और 8.22 मिलियन संबंधित मौतें हो सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025-26 खरीफ सीजन में किस फसल में MSP की सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? ज्वार, ऑप्शन ए ज्वार, दूसरा बाजरा, तीसरा रागी, चौथा मूंग। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि जो है रागी में हुई है। चलिए, और ये किस फसल की बात कर रहा है? खरीफ की। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो खरीफ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खरीफ में आता है खर, और खर सबसे ज़्यादा, यानी खरपतवार का नाम सुने होंगे, घास फूस। तो ये सबसे ज़्यादा कब उगता है? बरसात के समय। और बरसात सबसे ज़्यादा कब होती है? जून, जुलाई, अगस्त में, यानी जुलाई अगस्त में ये बोया जाता है। और कब कटता कब है? अक्टूबर या नवंबर में ये खरीफ की फसल कट जाती है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। 2025-26 खरीफ सत्र के लिए MSP की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने 2025-26 के खरीफ विपणन सत्र के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। सभी फसलों में से रागी में सर्वाधिक MSP वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि मूंग में सबसे कम। तो कुछ प्रमुख फसल हैं, उसके परसेंटेज देख लीजिए। तो रागी की MSP 4886 रुपये बताई गई है प्रति कुंटल, और पिछला MSP था 4290, लगभग 13.89% सबसे अधिक वृद्धि हुई है। फिर ज्वार हाइब्रिड की बात करें तो इसका MSP 3699 घोषित किया गया है, जो पहले 3360 था। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 10% की वृद्धि हुई है। ज्वार मालदांडी की बात करें तो इसका MSP 3749 रुपये घोषित किया गया है, जो पहले लगभग 3410 था, और ये लगभग 10% की वृद्धि को दर्शाता है। मूंग की बात करें, बाजरा की बात करें तो 2770 रखा गया है, और पिछला जो MSP था वो 2625 रुपये प्रति कुंटल था, लगभग 5.71% की वृद्धि हुई है। मूंग वृद्धि सबसे कम हुई है, सटीक प्रतिशत नहीं बताया गया है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध की बात करें तो इसके परिभाषा को देखें तो MSP किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके कीमतों में तीव्र गिरावट से बचने के लिए एक सरकारी नीति है। अब देखिए, WTO में विवाद चलता है, MSP भी गवर्नमेंट देती है और उधर सब्सिडी भी देती है। तो दोनों का रिलेशन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर MSP किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके कीमतों में तीव्र गिरावट से बचाने के लिए एक सरकारी नीति है। इसके कार्यान्वयन की बात करें तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट फसलों के लिए बुआई के मौसम के प्रारंभ में घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो आय एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, उत्पादन को प्रोत्साहित करना और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ जैव विविधता को भी बनाए रखना। अभी इस बार देखिए, रागी को जब गवर्नमेंट ने शामिल किया है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मोटे अनाज हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए, तो जैव विविधता भी बनी रहे। MSP का निर्धारण की बात करें तो केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से वर्ष
1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था और यही करती है। और प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है। पहली बार 1866-67 में MSP दर लागू की गई थी। CACP इनकी अनुशंसा निम्न बिंदुओं के आधार पर करती है। तो फसल की उत्पादन लागत, लागत मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में मौजूदा कीमत, मांग और आपूर्ति की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, इन सभी को आधार मान करके CACP निर्धारण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 1923, ऑप्शन बी वर्ष 2015, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1956। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1923 में हुआ। ऑप्शन डी जो है 1956, भारत जो है इस समय इसका सदस्य बना इंटरपोल का। तो ऑप्शन डी भारत से संदर्भित है। अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी इसने एक प्रकार की नई नोटिस जारी की है, सिल्वर नोटिस, ठीक है। और इसके तहत जो है धन शोधन संबंधित या बड़े वीजा धोखाधड़ी से संबंधित प्रमुख रूप से ये नोटिस जारी करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो इंटरपोल ने एक बड़े वीजा धोखाधड़ी के आरोपी और पूर्व फ्रांसीसी दूतावास के अधिकारी शुभम कौशिक से जुड़ी अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए भारत के अनुरोध पर अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस है क्या? तो जनवरी 2025 में एक रंग कोडित इंटरपोल अलर्ट जारी किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में आपराधिक रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और उन्हें पुनर्प्राप्त करना है। यह काम किस प्रकार करता है? तो सदस्य देश निम्नलिखित अपराधों से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने के लिए सिल्वर नोटिस का अनुरोध कर सकते हैं। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, धन शोधन, मादक पदार्थ और पर्यावरण संबंधी अपराध जो होते हैं उनसे संबंधित। यह देशों के परिसंपत्ति संबंधी खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने और निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाता है। घरेलू कानूनों के अंतर्गत इन परिसंपत्तियों को फ्रीज करना, जब्त करना या जब्त करना शामिल होता है। सूचना का दुरुपयोग या राजनीतिक रूप से प्रेरित लक्ष्यीकरण को रोकने के लिए सबसे पहले इंटरपोल के महासचिव द्वारा समीक्षा की जाती है। प्राधिकरण और जारीकर्ता की बात करें तो भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI सभी इंटरपोल मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। केवल सदस्य देश ही ऐसे नोटिस जारी कर सकते हैं जो पायलट चरण की सीमाओं यानी नवंबर 2025 तक प्रति देश 9 नोटिस के अधीन होंगे। यह नोटिस वास्तविक समय सहयोग के लिए 195 इंटरपोल सदस्य देशों के साथ साझा किया गया है। तो ये इंटरपोल के प्रमुख नोटिस हैं: रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, सिल्वर नोटिस और इंटरपोल अन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो यहाँ पर 9 प्रकार के नोटिस जारी करता है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिल्वर नोटिस की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो संपत्ति केंद्रीय उपकरण है, यानी रेड नोटिस लोगों के लिए विपरीत सिल्वर नोटिस अवैध संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पहुंच होता है। वैश्विक पुलिस समन्वय का उपयोग करके सीमाओं को पार संपत्ति की ट्रैकिंग में सहायता करता है। वित्तीय जांच का समर्थन करता है, यानी क्रिप्टो घोटाले, सेल फर्म, रियल एस्टेट और लॉन्ड्रिंग आदि में उपयोगी होता है। कानूनी सहयोग को मजबूत करता है। द्विपक्षीय परिसंपत्ति वसूली अनुरोधों के लिए आधार प्रदान करता है। भारत द्वारा जारी किए गए सिल्वर नोटिस के संदर्भ में बात करें तो भारत में यह पहल CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय और NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है।
यह नोटिस भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी, पर्यावरण अपराध जैसे मामलों में संबंधित परिसंपत्तियों की जानकारी साझा करने में मदद करता है। भारत द्वारा जारी किए गए पहले 2 सिल्वर नोटिस कौन कौन से हैं? तो शुभम कौशिन, ठीक है, शौकीन, यानी भारत का पहला सिल्वर नोटिस 23 मई 2025 को शुभम कौशिन के खिलाफ जारी किया गया। आरोप था कि उन्होंने सितंबर 2019 से मई 2022 के बीच 15 लाख से 45 लाख रुपए लेकर अवैध तर्क से शेंगेन वीजा जारी किए। इससे अर्जित पैसों से दुबई में लगभग 15.73 करोड़ की 6 संपत्तियां खरीदी और अमित मदनलाल लखनपाल के खिलाफ दूसरी सिल्वर नोटिस जारी की गई है। तो दूसरा सिल्वर नोटिस 26 मई 2025 को ईडी के अनुरोध पर जारी किया गया। वह धोखाधड़ी पूर्ण क्रिप्टो करेंसी यानी मनी ट्रेड काइंस के प्रमोटर हैं। आरोप है कि उन्होंने एमटीसी को सरकारी समर्थित योजना बताकर 111 करोड़ से अधिक का धन अवैध रूप से कमाया है। अब हम लोग इंटरपोल के बारे में बात करें तो आधिकारिक नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ICPO, यानी इसे इंटरपोल कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1923 में हुई थी। सदस्य राज्य 195 हैं और भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है। मुख्यालय की बात करें तो लियान, फ्रांस में इसका मुख्यालय है इंटरपोल का, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी विभिन्न देशों की सरकारें आपस में मिल करके इस संगठन को चलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो किस संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संसद ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है? अब ये देखिए क्यों चर्चा में है। तो अभी जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाने वाले थे, लेकिन मौसम की गड़बड़ी की वजह से उन्होंने कैंसिल किया और वर्चुअल रूप से वहाँ पर उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। तो अभी जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए 50 वर्ष हो गए हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस संदर्भ में ऑप्शन ए कह रहा है 35वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 36वें संविधान संशोधन के तहत, या 37वें संविधान संशोधन के तहत, या 38वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर 36वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2025 को बागडोगरा में सिक्किम में राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली बधाई देते हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये द हिंदू का न्यूज है, ठीक है। चलिए कटिंग है, हम लोग बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 29 मई 2025 को कहा कि उनका सपना है कि सिक्किम पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र और खेलों के क्षेत्र में एक पावर हाउस के रूप में उभरे। अब देखिए भारत के पास जो है पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं हैं और जिसमें से एक कश्मीर भी है, लेकिन कश्मीर में आए दिन जो है आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र पूर्वोत्तर राज्य भी हो सकते हैं, जिसमें कि सिक्किम भी शामिल है। तो इसमें जो है पर्यटन बढ़े और ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। यह टिप्पणी उस समय की गई जब 1975 में राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने के 50 साल पूरे हो रहे थे। सिक्किम के बारे में बात करें तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो ये 22वां राज्य बना कब? 1975 में। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल शासन था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया और भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया था। वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा जताई। तदनुसार भारतीय संसद द्वारा
35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, किंतु इससे सिक्किम के लोगों की जरूरतों की पूर्ति नहीं हुई और वर्ष 1975 के एक जनमत के दौरान सिक्किम के लोगों ने चोग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। नए राज्यों को किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया है, तो उसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि देश में राज्यों के गठन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है, यानी ये इंटरनल है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके दूसरा राज्य बनाना, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर बनाना। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित सभी पहलू इस प्रकार शामिल हैं, जैसे कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, उसमें परिवर्तन करके तो बढ़ा सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटाना हो, जैसे छोटा करना हो, यूपी का जैसे काट करके छोटा किया गया था तो छोटा कर दिया गया, ठीक है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ठीक है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यह प्रमुख रूप से शामिल है अनुच्छेद 3 के तहत। संसद केवल विधि द्वारा ही ऐसा कर सकती है, किंतु इस आशय का कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा पर ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब ये देखिए, पूर्व में अनुमति लेनी पड़ती है, अनुशंसा लेनी पड़ती है, और इससे संबंधित प्रश्न भी बन चुका है यूपीपीसीएस प्री में, ठीक है। तथा राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक पर संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के बाद ही अपनी अनुशंसा देते हैं। अतः संविधान के अंतर्गत राज्यों के गठन में संसद एवं विधानमंडल दोनों की एक सुनिश्चित भूमिका है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। इसी प्रकार तो यह था दोस्तों डेली करंट अफेयर का आज का प्रोग्राम, और 1-2 टॉपिक ही छूटे हुए हैं, वो आने वाले समय में हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दीजिए। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।